दक्ष भौतिक आत्मा एक काल्पनिक, रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथा। प्रस्तावना। दुनिया विज्ञान और आध्यात्म की जटिल सीमाओं में बटी हुई है। जहां एक और विज्ञान हर रहस्य का उत्तर खोजने में जुटा है, वहीं आत्मा और चेतना के गूढ़ रहस्य अब भी अज्ञात हैं। इसी द्वंद्व के बीच जन्म लेती है एक कहानी, दक्ष भौतिक आत्मा की। अध्याय एक विलक्षण बालक। दक्ष नाम का एक बालक हिमालय की गोद में बसे छोटे से गांव नंदीग्राम में जन्मा। जन्म से ही उसमें असामान्य शक्तियां थीं। वह हवा में वस्तुएं हिला सकता था, लोगों के मन की बात जान सकता था। गांव वाले उसे देव का अवतार मानते थे, पर उसकी मां जानती थी कि यह कुछ और है। वह उसे प्यार से मेरे भौतिक आत्मा कहकर बुलाती। अध्याय 2 विज्ञान का हस्तक्षेप। दक्ष की ख्याति फैलने लगी। एक दिन भारत सरकार के एक गुप्त विज्ञान संस्थान अनुसंधान केंद्र X17 के वैज्ञानिक गांव पहुंचे। उन्होंने दक्ष को एक क्वांटम चेतना प्रयोग का हिस्सा बनने के लिए चुना। उसकी मां अनिच्छुक थी, लेकिन देश सेवा के नाम पर उन्होंने अनुमति दे दी। अध्याय 3 आत्मा और पदार्थ का मिलन। प्रयोगशाला में दक्ष की शक्तियों की जांच की गई। पता चला कि वह एक क्वांटम सिंक्रोनाइज्ड जीव है, जिसका मस्तिष्क और आत्मा दोनों पदार्थ के स्तर पर नियंत्रित हो सकते हैं। जब ध्यानस्थ होता तो उसकी चेतना एक साथ कई स्थानों पर प्रकट हो सकती थी। इस खोज ने विज्ञान को हिला कर रख दिया। उसे एक भौतिक आत्मा कहा जाने लगा, एक ऐसा जीव जिसमें आत्मा और पदार्थ का एक अभूतपूर्व संतुलन था। अध्याय 4 सत्ता की लालसा। कुछ शक्तिशाली लोग इस खोज का लाभ उठाना चाहते थे। एक वैश्विक रक्षा संगठन OSIRIS ने उसे हथियार बनाने की योजना बनाई। वे चाहते थे कि दक्ष की चेतना का उपयोग करके दुश्मनों के दिमाग पर नियंत्रण किया जाए, लेकिन दक्ष ने उनके इरादे पहचान लिए। अध्याय 5 पलायन और आत्म साक्षात्कार। दक्ष वहां से भाग निकला और तिब्बत की एक गुफा में साधना करने लगा। वहां एक प्राचीन संत नागनाथ योगी से मिला। उन्होंने उसे बताया कि वह अंतर्भौतिक संतुलन का संरक्षक है। दक्ष को समझ आया कि उसकी शक्ति किसी को जीतने के लिए नहीं, बल्कि चेतना के विकास और मानवता के मार्गदर्शन के लिए है। अध्याय 6 आत्मा की अंतिम उड़ान। कई वर्षों बाद दक्ष एक नई ऊर्जा के साथ वापस लौटा। उसने न केवल ओसाइरिस के दुष्ट प्रयोगों को रोका, बल्कि भौतिक चेतना के सिद्धांत को पूरी दुनिया में फैलाया। उसने बताया कि आत्मा और पदार्थ विरोधी नहीं, बल्कि पूरक है। एक दिन ध्यान करते हुए उसकी आत्मा ब्रह्म चेतना में विलीन हो गई। उसका शरीर वहीं रहा, ध्यानस्थ, अचल तेजो में। उपसंहार। आज भी उस गुफा में एक हल्की नीली रोशनी चमकती है। वैज्ञानिक और साधु दोनों वहां जाते हैं, कोई उत्तर खोजने, कोई शांति पाने। दक्ष केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह एक पुल था। विज्ञान और आध्यात्म के बीच, मस्तिष्क और आत्मा के बीच, मनुष्य और ब्रह्म के बीच। दक्ष भौतिक आत्मा एक महागा था। अध्याय 1 नंदीग्राम का चमत्कारी बालक। हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव नंदीग्राम। यहाँ बर्फ से ढकी चोटियां, नदियां और देवदार के घने जंगल थे। इसी शांत वातावरण में जन्म हुआ दक्ष का। उसकी मां गौरिमा गांव की जड़ी बूटियों की जानकार थी, पिता ओंकार एक ध्यान योगी थे। दक्ष का जन्म अमावस्या की रात को हुआ था, लेकिन उसके जन्म लेते ही घर के चारों ओर चमकदार रोशनी फैल गई। दक्ष बचपन से ही असामान्य था। जब वह रोता तो आसपास की चीजें हिल जाती। 2 साल की उम्र में वह बिना बोले लोगों के मन की बात जान लेता था। 5 साल की उम्र में उसने एक घायल पक्षी को छूकर ठीक कर दिया। गांव वाले कहते कि ये साधारण बालक नहीं है, किसी योगी की पुनर्जन्मित आत्मा है। अध्याय 2 अद्भुत शक्तियां और एक अदृश्य निगाह। दक्ष की मां उसकी शक्तियों को लेकर चिंतित रहती थी। उन्होंने उसे आम बच्चों जैसा जीवन देने की कोशिश की, लेकिन दक्ष को अक्सर गहरे ध्यान में देखा जाता, जैसे किसी अदृश्य स्रोत से संवाद कर रहा हो। एक दिन कुछ अजनबी गांव आए। वे खुद को शोधकर्ता बताते थे, लेकिन असल में वे सरकारी गुप्त अनुसंधान केंद्र X17 से थे। उन्होंने गौरिमा से अनुरोध किया कि दक्ष को विज्ञान की जांच के लिए उनके साथ भेजा जाए। गौरिमा ने मना किया, लेकिन केंद्र वालों ने कहा कि देश और मानवता के भविष्य के लिए यह जरूरी है। अध्याय 3 चेतना का माप और आत्मा का परीक्षण। X17 में दक्ष को कई परीक्षणों से गुजारा गया। वहां के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रघुनंदन ने कहा, हमने अब तक मस्तिष्क, कोशिकाएं और DNA समझे हैं, लेकिन दक्ष, तुम्हारा दिमाग पारंपरिक न्यूरोलॉजी से परे है। तुम्हारी चेतना क्वांटम स्तर पर कार्य कर रही है। जब वह ध्यानस्थ होता तो उसके मस्तिष्क से निकलने वाले न्यूरॉन सिग्नल मल्टी डायमेंशनल पैटर्न्स में बदल जाते। उनकी ऊर्जा को मापा नहीं जा सकता था। विज्ञान ने ऐसा कभी नहीं देखा था। डॉक्टर रघुनंदन ने उसे नाम दिया द फिजिकल सोल, भौतिक आत्मा। अध्याय 4 अंधेरे की राजनीति।
जब ये जानकारी लीक हुई तो विश्व की कई शक्तियां सतर्क हो गईं। एक निजी वैश्विक एजेंसी OSIRIS ने योजना बनाई दक्ष को एक मानसिक हथियार के रूप में बदलने की। वे उसे प्रोजेक्ट मन शक्ति का केंद्र बनाना चाहते थे, जिससे किसी भी नेता, सैनिक या वैज्ञानिक के विचारों को नियंत्रित किया जा सके। दक्ष को जब इसका आभास हुआ तो उसने गुप्त रूप से प्रयोगशाला से पलायन किया। किसी को नहीं पता चला कि वह कहाँ गया। अध्याय 5 योगियों की गुफा और आत्म साक्षात्कार। दक्ष उत्तर की ओर गया, जहां उसे तिब्बत की सीमा पर एक प्राचीन गुफा मिली। वहां उसने नागनाथ योगी से भेंट की, एक ऐसे संत जो शरीर छोड़ने के बाद भी चेतना के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने दक्ष को अंतर भौतिक संतुलन की विधा सिखाई, जिसमें चेतना और पदार्थ दोनों को साधा जाता है। दक्ष ने वर्षों तक साधना की और अंततः उसे वह ज्ञान प्राप्त हुआ जिसे ब्रह्म चेतना कहा जाता है, जिसमें आत्मा और भौतिक सृष्टि में कोई भेद नहीं रहता। अध्याय 6 मानवता का मार्गदर्शक। दक्ष लौट आया, पर अब वह केवल दक्ष नहीं था, वह एक जीवित ज्ञान था। उसने OSIRIS के हथियार प्रयोगों को निष्क्रिय किया, वैज्ञानिकों और संतों को एक मंच पर लाया और एक नई विचारधारा की नींव रखी, आत्म भौतिक विज्ञान। इस विचारधारा में समझाया गया कि हर व्यक्ति की आत्मा और चेतना विज्ञान के नियमों से ही चलती है, बस हमें उन्हें मापने और समझने की क्षमता नहीं थी। दक्ष ने ये क्षमता दी। अध्याय 7 अंत नहीं, नई शुरुआत। एक दिन दक्ष ध्यान में बैठा और फिर कभी उठा नहीं, लेकिन उसका शरीर तेजों में हो गया और उसका चेहरा शांत था, जैसे उसने मोक्ष और विज्ञान दोनों को एक साथ पा लिया हो। उसकी गुफा अब ज्ञान संस्थान बन गई है, जहां शोधकर्ता और साधु दोनों एक साथ साधना और अध्ययन करते हैं। उपसंहार। दक्ष अब भी जीवित है, विचारों में, चेतना में, उस हर प्रयोग में जहां विज्ञान आत्मा को समझने की कोशिश करता है।